गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शिवम त्रिपाठी आज कक्षा 8 के विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन प्रबंध में हम पढ़ेंगे कि फसल क्या होती है, उसका उत्पादन क्यों करते हैं और उसको फसल को उगाने के लिए हमें क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और उसके बाद हमें उसको कैसे कैसे फसल से उगी जो चीज़ें होती हैं उसको वितरण करना होता है। इस बारे में हम बात करेंगे। तो ग्रीष्मकाल में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। वो पहेली और बूझो दो बच्चे थे जो ग्रीष्मकाल यानी कि गर्मी की छुट्टियों में अपने चाचा के घर गए थे। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। अब इन औजारों के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि इनका उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ें देखी। तो बूझो जानना चाहता है कि इन औजारों का उपयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो उसने सवाल पूछा। अब आगे हम देखते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी लोग जिंदा हैं उनको खाना खाने की ज़रूरत ज़रूर होती है, भोजन की ज़रूरत ज़रूर होती है। और पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और इंसान जो होते हैं वो पौधों से ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो आगे लाइन पढ़ते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते थे? हाँ, आपको याद होगा कि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित करते हैं। इस क्रिया में वे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और स्टार्च के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। हमने बताया था क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों में ज़्यादा पाया जाता है, तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होती है। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं का भोजन का स्रोत क्या है? तो हम जानते हैं कि जो मनुष्य हैं या फिर जंतु हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं, बना नहीं सकते हैं खुद अपना भोजन। तो हम लोग अपना भोजन किससे लेते हैं? तो हम अपना जो भोजन लेते हैं, हम जानते हैं कि हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं वो पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। अगर हम पेड़ पौधों से नहीं मिलती हैं वो चीज़ें तो हम जंतु खाते हैं, और जो जंतु खाते हैं वो तो अपनी चीज़ें पेड़ पौधों से लेता है, अपना भोजन जो लेता है वो पेड़ पौधों से लेता है। तो मुख्य रूप से हम किस पर आश्रित हैं? पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? अब सवाल ये आता है कि हमें खाना खाने की ज़रूरत ही क्यों होती है? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो हमने बताया था कि जो सजीव होते हैं वो अपना नियमित जो काम करते हैं, यानी कि दौड़ना, चलना, भागना, पढ़ाई करना या फिर कोई भी काम करना, उसमें उनको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से। तो भोजन की आवश्यकता में क्यों होती है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। उसी के साथ साथ जैविक प्रक्रम जो होते हैं, यानी कि हमारे अंदर पाचन होता है, श्वसन होता है, उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस ऊर्जा के लिए ही हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अब आगे बूझो सवाल पूछता है, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? तो बूझो पूछा कि हाँ, हम तो जानते हैं कि सबको भोजन की आवश्यकता है, लेकिन इस दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, हमारे ही देश में बहुत सारे लोग हैं, तो इन लोगों को भोजन कैसे मिलेगा? तो वह पहेली बता रही है यहाँ पे कि भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। तो भोजन क्या है? भोजन के लिए हम किससे लेते हैं भोजन? पादप से। तो यानी कि पादपों को एक बड़े स्तर पे उगाना होगा जिससे हमें भोजन मिल सके। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। तो एक विशाल जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो उसको भोजन अगर देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भोजन को सही तरीके से उगाना होगा, यानी कि पादपों को उगाना पड़ेगा। उसके बाद उसका उचित प्रबंधन, यानी कि उसका सही से रख रखाव करना होगा और वितरण सही से करना होगा। अब ऐसा ना हो कि जहाँ लोग कम हो वहाँ ढेर सारा खाना हो जाए और जहाँ लोग ज़्यादा हो वहाँ कम खाना चला जाए। तो क्या होगा कि क्या सभी लोगों को सही मात्रा में खाना मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका वितरण भी सही तरीके से होना चाहिए। अब बात करते हैं कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ यानी कि खेती हमारी कहाँ से शुरू हुई और अब क्या स्थिति है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। 10,000 ईसा पूर्व यानी कि घुमंतु का मतलब क्या होता है हमारा, कि जो घूम घूम के रहते हैं, जहाँ पे खाना पीना रहना मिला वहाँ रुक गए, फिर जब वहाँ से खाना पीना रहने के सामान ख़त्म हो गए तो वहाँ से वो छोड़ के चले गए। अब मान लीजिए कोई इंसान अगर किसी जगह पे रह रहा है तो वो जगह
कि धीरे धीरे वो आसपास के वनस्पतियों को खाएगा, यानी कि पेड़ पौधों को खाएगा, तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, और जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो वहाँ से वो चला जाता था। इस तरह वो एक घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। मतलब वो एक बड़ा सा समूह, कुछ लोग को इकट्ठा कर लेते थे एक साथ, तब वो घूमते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। अच्छा, आपको पता होगा पहले आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वो लोग कच्चे ही सब्जियों को खा जाते थे और उन्हें भोजन के लिए कच्ची सब्जियों को खा जाते थे, और बाद में क्या किए कि जंतुओं का मांस भी खाने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोग खेती करना सीख गए, चावल की, गेहूं की, और इस तरह हमारा खेती का विकास हो गया। वही बात आगे लाइन में लिखी हुई है। अब आगे देखते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो फसल क्या होती है, मतलब एक ही तरह का पौधा, जैसे अगर गेहूं है तो गेहूं का ही पौधा एक बड़ी सी जगह पे ढेर सारे मात्रा में वो उगाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, फसल। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। अच्छा, हम ऐसा कभी हुआ है कि गेहूं का पेड़ लगाओ और निकले आम? नहीं। तो सभी चीज़ें अलग अलग तरह की फसल होती है, ठीक है। अगर आम का पेड़ है तो ढेर सारा आम का पेड़ हो जाए तो उसे कहेंगे आम की फसल। आपने सुना होगा कि फूल की फसल होती है, ढेर सारे फूल बैठाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम अलग अलग पौधों से अलग अलग चीज़ों को प्राप्त करते हैं और अलग अलग तरह की हमारी फसलें भी होती हैं। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि जो धान बैठाया जाता है वो जून जुलाई में बैठाया जाता है, अगस्त तक बैठाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है हमारा, उसको कब तक काट लेते हैं हम, फिर आगे उसको हम काट लेते हैं और उसके बाद हमारा गेहूँ बैठाया जाता है, ठीक है। तो इस बारे में हम आगे बात करेंगे। भारत एक विशाल देश है, इसमें अब आगे बताया गया है, भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ। ताप मतलब तापमान बदलता रहता है यहाँ का, ज़्यादा है। आर्द्रता मतलब नमी, तो हमारे आसपास नमी है। और वर्षा जैसी जलवायु स्थिति, मतलब बारिश भी होती रहती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है, मतलब हमारी जो जलवायु स्थिति है यानी कि आसपास का वातावरण है अलग अलग है। आपको पता होगा कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है हमारे ही देश में। अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आपको पता होगा कुछ फसलें हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में उगती हैं और कुछ फसलें ऐसी हैं जो महाराष्ट्र में उगती हैं, गुजरात में उगती हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में नहीं उगती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जो कि है खरीफ और रबी। तो हम इसके बाद अगले क्लास